मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स 22 बिलियन डॉलर से ज्यादा पैसे छाप चुका है जब से आयरन मैन 1 मूवी की शुरुआत हुई थी। अनडिनाबली ये सबसे सक्सेसफुल और मोस्ट प्रॉफिटेबल मूवी यूनिवर्सेस में से एक है और इन्हीं सारी सफलताओं का एक बहुत बड़ा श्रेय इनकी एवेंजर्स मूवी से भी आता है, जहां 2012 की एवेंजर्स अब क्लासिक हो चुकी है। मगर ये सबसे बड़ी बात है कि जो सुपर हीरो एंथुसियास्ट लोग हैं उन्हें आगे की कहानियों के बारे में जानने का शौक होता है कि इस कैरेक्टर के साथ आगे क्या हुआ, इसने ऐसे पहले क्या किया था कि ये ऐसा है। और इन सब जानकारी का सबसे ट्रस्टेड और ऑफिशियल सोर्स होता है कॉमिक बुक्स। जो चीजें इसमें दिखाई गई हैं वो बिल्कुल भी गलत नहीं कही जा सकती क्योंकि वो मार्वल मल्टीवर्स का ऑफिशियल है। अब हाँ, 2 घंटे की पिक्चर में सारी चीजों के बारे में, सारे कैरेक्टर्स के बारे में सब डिटेल में नहीं बताया जा सकता, मगर जितना ट्रू रख सकते हैं उतना ट्रू रखने की कोशिश करते हैं, उतना तो हो ही सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कि राइटर या डायरेक्टर को कैरेक्टर को किसी और तरीके से पोर्ट्रे करना है, किसी अलग तरीके से, कि वो इस फलाना कैरेक्टर को किसी और हिसाब से दिखाना पसंद करेगा। और आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो इसीलिए मैं आपके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आया हूं एवेंजर्स के बारे में जो एमसीयू में गलत तरीके से पोर्ट्रे किए गए हैं, मतलब कि कॉमिक एक्यूरेट नहीं है। तो सबसे पहले ही बात से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहली मूवी से हम शुरू करते हैं जब टोनी स्टार्क ने दुनिया के सामने ये बात जाहिर कर दी थी कि आई एम आयरन मैन। मूवी का वो लम्हा बहुत ही एक्साइटिंग था, एमसीयू की काफी बेस्ट एंडिंग्स में से एक है। बट बात ये भी है कि एमसीयू सीक्रेट आइडेंटिटीज को लेकर बहुत ज्यादा कोई सीरियस नहीं लगता। ऑलमोस्ट सभी एवेंजर्स की आइडेंटिटी पब्लिक है, दुनिया भर के लोग उन्हें जानते हैं और जब भाई कोई शख्स इतना पावरफुल हो और वो भी लाइट में हो तो उसकी पावर्स औरों को चैलेंज करती हैं, ऐसा मूवी में विजन ने कहा था। अब जहां रही बात कॉमिक्स में, तो मोस्ट ऑफ द एवेंजर्स अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को लेकर खुश है क्योंकि उनकी वो सीक्रेट आइडेंटिटी रखने की वजह से वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। यहाँ तक कि कॉमिक्स में आयरन मैन की भी सीक्रेट आइडेंटिटी है जो उसका करियर का बहुत ही बड़ा पार्ट रहा है। 2008 की मूवी से पहले उसने कभी भी कॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि आई एम आयरन मैन, वो भी इतना भाव के साथ। लोग यही मान के चलते थे कि ये उसका बॉडीगार्ड है। यहाँ तक कि एमसीयू की सिविल वॉर मूवी, मतलब कि एवेंजर्स 2.5 के टाइम तक में भी ये थोड़ा इशू था क्योंकि कॉमिक में यही सारी बात पे मार हो रही थी कि क्या हमें अपनी सीक्रेट आइडेंटिटीज को सीक्रेट रखना है कि नहीं, मतलब कि कहानी का ओवरव्यू यही था। मगर मूवी में थोड़ा कहानी और पॉइंट को चेंज करके दिखाया गया जिससे वजह से स्टोरी का थोड़ा सा और अच्छा सेंस बनता है, मगर सीक्रेट आइडेंटिटीज का कोई सीरियसनेस नहीं दिखता मूवी में। अब देखो, इसके बाद एक और पॉइंट आता है विजन का। विजन के साथ एमसीयू में ऑलमोस्ट सारी चीजें गलती हैं क्योंकि कॉमिक्स में वंडर मैन ने अपने ब्रेन वेव्स की हेल्प से विजन को क्रिएट किया था, जिससे ये बात समझ में आ सकती है कि इसको इमोशंस और फीलिंग्स कहां से मिले। एमसीयू में ये बात पूरे कंफर्म तरीके से कही गई है कि ये एक मशीन है, मतलब कि एक सोचने वाली मशीन है। जार्विस, थॉर, अल्ट्रॉन, टोनी, बैनर सबने मिलकर इसे पैदा किया है। सुनने में कितना गंदा लग रहा है, मगर बाद में जब इसने सिविल वॉर में अपने इतने डीप ट्रेड्स दिखाए, जैसी ऐसी विचारधारा लोगों के सामने अपनी व्यक्त की, इससे यह बात थोड़ी सी अजीब लगती है कि एक मशीन कब से इतनी ज्यादा काबिलियत के साथ पैदा होने लगी। मगर फिर बाद में याद आ जाता है कि ये पैदा कैसे हुआ है। इसके इर्द गिर्द की तो पूरी कहानी एज ऑफ अल्ट्रॉन की थी। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी ये प्यार मोहब्बत वाली चीज थोड़ी सी और अटपटी हो जाती है क्योंकि वांडा के इसके साथ रिलेशनशिप, उसका फैंटेसाइज करना कि दोनों के बच्चे हुए, मतलब कि काबिलियत नहीं है तेरे पास। मगर इस बात को भी मैंने अपनी इस वीडियो में समझाया है कि क्या विजन बाप बन सकता है कि नहीं। सुनने में कितना अजीब लग रहा है, क्या क्या बना देता हूं मैं। खैर, अपने अगले पॉइंट की बात करें तो ये काफी छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा मैटर नहीं करता, बट बात करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि यह पिक्चर पूरे एमसीयू की इमेज को डिफाइन करती है। सडनली एवरी कैरेक्टर इज ट्राइंग टू बी फनी। अब देखो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जोक्स अच्छे हैं, ह्यूमर अच्छा है, यही तो है जो एमसीयू की डायनामिक्स को आकार देता है। बाकी मूवी फ्रेंचाइजेस उसके जैसा बनना चाहती हैं, मगर जब से 2012 की एवेंजर्स में ये फॉर्मूला काम कर गया है, एमसीयू ने अपनी इस स्पेशलिटी को एक नए लेवल पे पहुंचा दिया है। ह्यूमर से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मगर जब कोई सीरियस मोमेंट्स पे या कोई सीरियस कैरेक्टर ओवरडोज ऑफ कॉमेडी या फिर कुछ ज्यादा ही फनी होने की कोशिश करने लगता है तब अजीब लगता है। अपने थॉर रैग्नारॉक के ग्रैंड मास्टर की ही बात कर लो, इस कैरेक्टर को मैं मूवी देखने से पहले से जानता था और एक्चुअली में ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल है। इन्फिनिटी सैगा कॉमिक में इसने थैनोस को चैलेंज किया, दोनों काफी बुरी तरीके से लड़े भी। ऊपर से पास्ट की मूवीज में जैसे थॉर की पर्सनैलिटी थी वो भी चेंज थी। अब ये कोई बुरी बात नहीं है, मगर जब कैरेक्टर इज ट्राइंग टू बी फनी तब अजीब लगता है क्योंकि हमने ऐसा पहले कभी देखा नहीं है इसके बारे में। अपने टोनी, स्पाइडरमैन, क्लिंट जैसे कैरेक्टर अगर सरकाज़म, फेके, जोक्स मारे तो कोई बुरी बात नहीं है, उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी दिखाई गई है। मगर जब कैप्टन, कॉर्ग, हल्क जैसे कैरेक्टर्स, बैनर नहीं हल्क, ये सारे कैरेक्टर्स अपने कैरेक्टर को चेंज करने लगते हैं, वो भी डिज्नी के ओवरडोज ऑफ चाइल्डिश फन एलिमेंट के साथ, तब दिल से बुरा लगता है भाई, सच में। अब इसके बाद अपने एक और पॉइंट की बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट आता है रिलेशनशिप का, एक अटपटा सा, नताशा और हल्क का रोमांस।
नताशा ने कॉमिक्स में बाकी फेलो एवेंजर्स के साथ काफी इमोशनल कनेक्शंस रखे हैं, चाहे वो टोनी, हॉकाई, डेयरडेविल, स्टीव रॉजर्स हो, मगर इन्होंने कभी भी दोनों ने कॉमिक्स में रोमांटिक या फिर इमोशनल कनेक्शन नहीं रखा है। और ये सीधी सी बात है, राइटर भी ये बात जानता है कि दोनों किस एंगल से एक दूसरे के लिए कंपैटिबल लग रहे हैं। अब हाँ, दोनों के बीच में मेल जोल बढ़ते हुए देख के मजा तो आती है, बट इन द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। और वैसे भी ये सब ऐसा नहीं लगता कि ये सारे ज्यादातर जो कांड हुआ है एवेंजर्स के साथ, ये वेडन के टाइम पे ही हुआ है। अभी तो वेडन साहब आपने कुछ गालियां नहीं खाई हैं, एक बार स्नाइडर कटाने दो, उसके बाद पुराने पुण्य सब भुला देंगे आदमी। और वैसे भी मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, पब्लिक को मजा आनी चाहिए और वही एमसीयू दे रहा है। तुमको पसंद है, मुझको पसंद है, बाकी जनता को पसंद है, तो बाकी बकचोदी करने की कोई बात ही नहीं है। खैर, अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स को मिस कर दिया या फिर इंक्लूड नहीं किया जो मुझे इंक्लूड करने चाहिए थे, तो उनके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और वैसे अगर हम कॉमिक एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट कई सारी डिटेल्स हैं जो खत्म ही नहीं होने वाली। आदमी के कैरेक्टर से लेकर उसके कपड़ों तक, इरादों से लेकर उसके फाइनल रिजल्ट तक, मूवी ज्यादातर चीजें चेंज ही कर देती है। मगर आपने स्पेसिफिकली किन पे फोकस किया जो आपको याद है और औरों को नहीं, बताना जरूर। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो देख के ज्यादा ही अच्छा लग गया तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।